वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार सिंह एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सब BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के सिलेबस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कि BA सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो शिक्षा शास्त्र का पेपर है उसमें सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से अधिक संख्या में जुड़ जाइए। एजुकेशन विथ AKSP के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आइए चर्चा करते हैं BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर के सिलेबस के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को दिख पा रहा होगा, मैं अभी स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं ताकि सभी बच्चों को दिख पाए। जैसा कि आप सभी को दिख पा रहा होगा यहाँ पे BA सेकेंड सेमेस्टर कोर्स फर्स्ट थियरी। ठीक है, अभी देखिए क्या है, यहाँ पे नाम दिया गया है BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर के शीर्षक का। वो नाम क्या है, ध्यान से देखिए। दिया है कोर्स टाइटल डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अर्थात जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसका विकास एवं चुनौतियाँ। यह शिक्षा शास्त्र BA सेकेंड सेमेस्टर में पेपर का शीर्षक है। ठीक है, अब देखिए यह जो पेपर है डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अर्थात भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विकास एवं चुनौतियाँ। इस पेपर को पढ़ने के बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो कि बच्चों के अंदर डेवलप होंगे, अर्थात जो BA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं इस पेपर को पढ़ने के बाद उनके अंदर क्या क्या गुण डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं। तो पहले आइए ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कोर्स लर्निंग आउटकम्स ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स। अब इसमें क्या क्या कोर्स के कंप्लीट होने पर जो अधिगम करता है उनके अंदर क्या क्या कैपेबिलिटी आएगी वो देखते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला ध्यान से देखिए, पहला दिया है अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग डिफरेंट एजेस। यानी जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का विभिन्न काल में किस तरीके से विकास हुआ है उसकी समझ होना, यह एक उद्देश्य है BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर का, जो कि पढ़ने के बाद बच्चों के अंदर ये क्वालिटी आ पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सेकेंड पॉइंट वो देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है एनालाइज द ट्रेंड्स ऑफ एजुकेशन रनिंग इन द डिफरेंट एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, यानी विभिन्न शैक्षिक व्यवस्था जो रही है, ठीक है, उसमें एजुकेशन किस प्रकार से रन किया है इसके बारे में एनालाइज करना। ठीक है, यह सेकेंड ऑब्जेक्टिव है पेपर का। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है नरेट द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशनल हेरिटेज इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ स्टडी। कहने का मतलब है कि भारतीय शैक्षिक विरासत का विभिन्न फील्ड में, अध्ययन के फील्ड में क्या योगदान रहा है इसका नरेशन करना।
यह भी बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर जो हम पढ़ेंगे उसका एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि बच्चों के अंदर इस पेपर को पढ़ने के बाद क्वालिटी डेवलप हो पाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस द व्यूज ऑफ फॉरेन ट्रेवलर अबाउट इंडियन कल्चर एंड एजुकेशनल हेरिटेज। कहने का मतलब है कि बच्चों के अंदर यह भी गुण डेवलप होगा बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर पढ़ने के बाद कि शिक्षा के संदर्भ में जो विदेशी यात्री रहे हैं उन्हों का क्या व्यूज रहा है, इसके बारे में भी बच्चों को समझ हो पाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या आउटकम्स होगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है लाइन। ध्यान दीजिए, कहा गया है कि आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा में समस्याओं का पहचान करना जो कि विभिन्न शिक्षा के स्तरों पे पाया जाता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं की पहचान करना, यह भी एक बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर का ऑब्जेक्टिव है, जिसको कि बच्चे पेपर पढ़ने के बाद समझ सकेंगे। ठीक है, या पहचान कर सकेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव है सिलेबस का, दिया है एसेस द रूट कॉज ऑफ चेंजेस नहीं है बल्कि है यहाँ पे चैलेंजेस है। ठीक है, तो रूट कॉज ऑफ चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन एजुकेशन सिस्टम। कहने का मतलब कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में भी विस्तार से बच्चों को समझ हो पाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो कोर्स क्रेडिट है, यह जो बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर है टोटल 4 क्रेडिट का होगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है 25 + 75, अर्थात जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षा शास्त्र का पेपर 100 मार्क्स का था, 75 नंबर थ्योरी था और 25 नंबर थ्योरी इंटरनल मार्क्स था, मिड टर्म जिसको हम कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सेकेंड सेमेस्टर में भी 25 + 75, अर्थात यह थ्योरी पेपर जो होगा 75 नंबर का होगा और 25 नंबर का थ्योरी इंटरनल होगा, अर्थात कुल मिला के कहा जाए कि 100 नंबर का बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर होगा। हम थ्योरी की बात कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल की बात नहीं कर रहे, उसकी बात अभी हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 25 + 75 अर्थात 100 नंबर का आपका यह पेपर होगा, जिसमें 75 नंबर थ्योरी होगा जो आपको रिटन देना होगा, एग्ज़ाम्स होगा, और 25 नंबर मिड टर्म के रूप में होगा जो आप लोग देते आए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कोर कंपलसरी, यह कोर पेपर है, मतलब कि यह मेन पेपर है। ठीक है, जिसको हम मेजर सब्जेक्ट कहते हैं। एक माइनर सब्जेक्ट होता है, एक मेजर सब्जेक्ट होता है, तो यह मेजर सब्जेक्ट है। देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या होता है यह भी जान लीजिए। 75 नंबर है तो उसमें 25 मार्क्स तो आपको लाने ही हैं, तो अभी आप पास माने जाएंगे इस पेपर में। ठीक है, तो हर कोई बच्चा पा जाएगा आसानी से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स यहाँ पे दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स, प्रैक्टिकल, मतलब कितने लेक्चर में कोर्स को कंप्लीट करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करते हैं कि क्या क्या बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं। बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर में टोटल 8 यूनिट है और इन 8 यूनिट में क्या क्या पढ़ना है उसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, एक एक करके बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की, ठीक है। यूनिट फर्स्ट देख पा रहे हैं, आपको दिख पा रहा होगा यहाँ पे। अभी स्क्रीन को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, अब ध्यान से देखिए। फर्स्ट यूनिट में क्या है, देखिए ये चलिए फर्स्ट यूनिट में जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। क्या है? एंशियंट एजुकेशन सिस्टम यानी भारतीय शिक्षा व्यवस्था, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है वो देखिए। पहला आप देख पा रहे हैं, बुलेट है, डॉट है, वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड, यानी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो प्राचीन समय में शिक्षा प्रणाली गुरुकुल में होती थी, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करना। और बुद्धिस्ट पीरियड अर्थात बौद्ध काल में, अर्थात जब गौतम बुद्ध भगवान का समय था, उस समय शिक्षा प्रणाली कैसी रही है इसके बारे में अध्ययन करना है, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। और आगे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली जो थी, प्राचीन गुरुकुल परंपरा जो शिक्षा प्रणाली थी, उसके क्या गुण थे, क्या दोष थे, इसके बारे में अध्ययन करना है। जो बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली, उसकी क्या विशेषता है, इसके आगे आपको पढ़ना है। एम्स ऑफ एजुकेशन, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के क्या शिक्षा के उद्देश्य रहे हैं। मेरिट एंड डीमेरिट, जो मैंने पहले बताया कि कि जो शिक्षा व्यवस्था रही है, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली, बुद्धिस्ट शिक्षा प्रणाली, इन दोनों शिक्षा प्रणाली के गुण क्या है, दोष क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। और कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, और आपको क्या पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, और आधुनिक भारतीय शिक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली और बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का क्या योगदान है, इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए। व्यू पॉइंट्स ऑफ ट्रेवलर्स टूवर्ड्स एंशियंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम, अर्थात प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में जो विदेशी यात्री भारत में आए थे, उनका क्या विचार रहा है, इसके बारे में भी अध्ययन आप लोगों को करना है। जैसे भारत में देखेंगे आप तो हर्षवर्धन आया था, फिर इसके अलावा फाहियान आया था, चीनी यात्री था, भारत के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। मेगास्थनीज आया था, तो इन सब का क्या विचार था एंशियंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इनके विचार को भी आप लोगों को अध्ययन करना है, ठीक है। अब आइए सेकेंड यूनिट में चलते हैं। सेकेंड यूनिट देख पा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड यूनिट का शीर्षक है एजुकेशन इन मिडिवल पीरियड, अर्थात कहने का मतलब कि मध्यकाल में किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली रही है, इसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। अब क्या क्या इसमें पढ़ना है, जो मध्यकालीन शिक्षा थी, अर्थात मध्यकाल की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब कि मुस्लिम काल की शिक्षा, ठीक है। मुस्लिम काल के दौरान शिक्षा किस प्रकार से थी, उसके बारे में अध्ययन करना है। इसमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली ध्यान दीजिएगा। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना है, यानी मुख्य विशेषता क्या है मध्यकालीन शिक्षा की, ठीक है। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम, अर्थात जो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था रही है, उसके क्या क्या गुण रहे हैं, क्या क्या दोष रहे, इसका अध्ययन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। इसमें कहा जा रहा है कि मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था जो रही है, उसका आधुनिक भारतीय शिक्षा में क्या योगदान रहा है, इसका अध्ययन भी आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना है, ठीक है। अब आइए हम यूनिट थर्ड की बात करेंगे। ये देख पा रहे हैं, आपको यूनिट थर्ड लिखा है यहाँ पे। यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है, लिखा है एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड। एजुकेशन इन कॉलोनियल पीरियड, अर्थात जो उपनिवेशिक समय था, उस दौरान शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से थी, इसके बारे में अध्ययन करना है। और इसमें भी बेसिकली क्या पढ़ना है आपको, ध्यान दीजिए, यहाँ पे पढ़ना है आपको सम लैंडमार्क्स ऑफ ब्रिटिश पीरियड, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ, अर्थात
जो ब्रिटिश शासन के दौरान जब भारत में ब्रिटिश लोगों का शासन था तो उन्होंने भारतीय शिक्षा के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए, इसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपको अध्ययन क्या करना है, जो लिखा है इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसके बारे में पढ़ करके फिर आगे पढ़ना है गोखले बिल। गोखले बिल क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले, ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे। तो इन्होंने शिक्षा के लिए क्या कार्य किया था, शिक्षा को लेकर के इन्होंने कौन सा बिल ब्रिटिश शासन के अंतर्गत असेंबली में पेश किया था, इसके बारे में अध्ययन करना है। वर्धा योजना क्या है? वर्धा योजना क्या है? बेसिकली वर्धा योजना महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया है। प्राइमरी एजुकेशन को लेकर के इन्होंने वर्धा महाराष्ट्र में के योजना प्रस्तुत की थी प्राथमिक शिक्षा को लेकर के, जिसे वर्धा योजना के नाम से जानते हैं। इसके बारे में भी आप सबको विस्तार से अध्ययन करना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिए। आगे जो आप लोगों को पढ़ना है चौथे यूनिट में, वो कुछ इस प्रकार से है। चौथे यूनिट में क्या पढ़ना है, देखिए लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा ऑफ इंडियन एजुकेशन। क्या लिखा है? पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, अर्थात उत्तर इंडिपेंडेंट एरा ऑफ इंडियन एजुकेशन, यानी भारतीय शिक्षा का जो उत्तर कॉलोनियल पीरियड के बाद का जो समय है, उस समय किस प्रकार से शिक्षा का डेवलपमेंट हुआ है, उसके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, अभी क्या यहाँ पे लिखा है, ध्यान दीजिए। रोल ऑफ फॉलोइंग कमीशन, यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा ऑफ इंडियन एजुकेशन के अंतर्गत कई सारे शिक्षा को लेकर के आयोग बने थे। उन आयोग के बारे में आपको अध्ययन करना है, और कौन कौन से आयोग बने थे यहाँ पे मेंशन दिया गया है, इसके बारे में अध्ययन करना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, विश्वविद्यालय आयोग। क्या पढ़ना है? विश्वविद्यालय आयोग, जिसको हम राधा कृष्णन आयोग कहते हैं। तो यह आयोग जो बना था शिक्षा के लिए, इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे भारत सरकार को, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको कि मुदालियर कमीशन के नाम से जानते हैं। इस माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी, इन्होंने शिक्षा को लेकर के क्या क्या सुझाव सरकार को दिए हैं, इसके बारे में अध्ययन आप लोगों को करना है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, अर्थात शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, कोठारी कमीशन, जिसको हम शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस शिक्षा आयोग ने शिक्षा को लेकर के क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में भी आपको पढ़ना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बना, तो उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है जनार्दन कमेटी, शिक्षा को लेकर के एक जनार्दन कमेटी भी बनी थी। इन जनार्दन कमेटी में क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे शिक्षा को लेकर के, इसके बारे में डियर स्टूडेंट्स आप सभी को विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल नॉलेज कमीशन, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। ठीक है, जो कि 2005 में बना था, जो कि 2005 में बना था। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग क्या है, शिक्षा को लेकर के इन्होंने क्या खास बातें कही, सरकार को क्या महत्वपूर्ण सुझाव दिए, इसके बारे में भी डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आगे जो पढ़ना है फोर्थ यूनिट के अंतर्गत ही, वह है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में भी बात करना है, क्योंकि वर्तमान जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, सेमेस्टर वाइज चल रहा है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को ही फॉलो करके आगे चल रहा है। ठीक है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, जिसको आपको विस्तार से पढ़ना है। आपको बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, आइए अब हम 5वें यूनिट की बात करेंगे कि 5वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जैसा आप देख पा रहे हैं 5वां यूनिट क्या है। 5वें यूनिट में दिया गया है प्रॉब्लम्स प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम।
क्या दिया है? प्रॉब्लम्स प्री प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की क्या क्या समस्याएं हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पढ़ना है। अब देखिए वो समस्याएं क्या क्या है, यानी पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात जो कक्षा 1 से पहले की जो शिक्षा होती है उसमें क्या क्या समस्याएं आती है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है, पहला दिया है अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल्स, अर्थात जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय होते हैं असंतुष्टिजनक जो दशा है स्कूल की, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। ट्रेनिंग ऑफ प्री प्राइमरी टीचर्स, अर्थात जो पूर्व प्राथमिक शिक्षक होते हैं, ठीक है, उनके प्रशिक्षण की जो व्यवस्था है उसमें किस प्रकार से समस्याएं उत्पन्न हो रही, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। नेक्स्ट है अनअवेलेबिलिटी ऑफ टीचर मटेरियल, अर्थात पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षण सामग्री होता है उसकी अनुलब्धता के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, अक्सर होता है कि जो पूर्व प्राथमिक स्कूल्स है उसमें टीचिंग मटेरियल जो होता है पढ़ने वाला, बुक्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं सही समय पे, तो इससे भी क्या है कि एक समस्या होती है, पूर्व प्राथमिक स्कूल्स में सही तरीके से शिक्षा नहीं कर पाता है, तो इन समस्याओं को आपको समझना है और इसका समाधान ढूंढना है। नेक्स्ट है लूप होल्स ऑफ सुपरविजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, पूर्व प्राथमिक जो स्कूल होते हैं उनके सुपरविजन और प्रशासन के बारे में भी आपको पढ़ना है कि किस तरीके से पूर्व प्राथमिक जो स्कूल्स हैं उनके सुपरविजन और प्रशासन में समस्याएं आती है। ठीक है, और कैसे इस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यानी यूनिफॉर्मिटी की जो समस्या है पूर्व प्राथमिक स्कूलों में, इसको भी विस्तार से आपको पढ़ना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट बात करते हैं 6वें यूनिट की। ठीक है, 6वां यूनिट में क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। 6वें यूनिट में आपको पढ़ना है प्रॉब्लम्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, आपको पढ़ना प्रॉब्लम्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम, अर्थात प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या समस्याएं आती है, इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। यहाँ पे सारा पॉइंट लिखा हुआ है जो कि आपको ध्यान में रख करके पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड इक्वलिटी। ठीक है, यानी समता और पहुँच की जो समस्या है इसके बारे में आपको पढ़ना है कि जो प्राथमिक एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, ठीक है, यहाँ तक बच्चों की पहुँच क्यों नहीं हो पा रही है और समता की जो समस्या आ रही है इसको किस तरीके से दूर किया जाए, इसको आपको समझना और समझ करके इस पर काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, चाइल्ड्स होम लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज स्कूल। ठीक है, ये भी आपको पढ़ना है कि जो कभी कभी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करते समय जो भाषा की समस्या उत्पन्न हो जाती है, हिंदी में पढ़ना है, अंग्रेजी में पढ़ना है, तो भाषा की जो समस्या उत्पन्न होती है प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में, माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने में, इन समस्याओं को आपको जानना है और इसका समाधान ढूंढना है। तो इसके बारे में भी आपको अच्छे से अध्ययन आपको BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मास वर्सेस क्लास गैप इन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी मास और क्लास, मास बनाम क्लास गैप इन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, फाइनेंशियल लोड ऑन पेरेंट सिलेबस, अर्थात कहने का यहाँ पे यह मतलब है कि जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने में और माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है माता पिता के सामने, उस समस्याओं के बारे में अध्ययन करना है और उन समस्याओं का समाधान ढूंढना है, जिससे कि प्रत्येक माता पिता अपने बच्चों को प्राथमिक स्कूलों में स्टडी के लिए भेज सके और माध्यमिक शिक्षा को ग्रहण वो करने के लिए अनुमति प्रदान कर सके।
तो इन समस्याओं के बारे में फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है पेरेंट की, इसके बारे में भी अध्ययन करना है, ठीक है। और सिलेबस किस प्रकार से होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन का, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल गाइडेंस एट सेकेंडरी लेवल्स, ठीक है, NQF, ठीक है। यहाँ पे आपको यह भी पढ़ना है कि जो बच्चों को माध्यमिक स्तर पे मार्गदर्शन और निर्देशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, तकनीकी मार्गदर्शन बच्चों को देना और व्यावसायिक मार्गदर्शन देना कि कौन सा विषय तुमको चयन करना है जिससे कि तुम्हारा जीवन आगे बढ़ सके, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, किस तकनीकी ज्ञान में और व्यावसायिक ज्ञान में तुम्हारी रुचि है, तो उसके रुचि के अकॉर्डिंग उसको सेकेंडरी लेवल पे सब्जेक्ट चयन करने में मार्गदर्शन करना टीचर के द्वारा, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ड्यू टू साइबर वर्ल्ड एंड इंक्रीजिंग स्ट्रेस, ठीक है, यानी साइबर वर्ल्ड क्या है और किस तरीके से बच्चों का तनाव बढ़ रहा है, इन समस्याओं के बारे में भी आपको प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल पे अध्ययन करना है, और इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं सातवें यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सातवें यूनिट में यहाँ दिया गया प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है, अर्थात उच्च शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या समस्याएं आती हैं इसके बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है, ठीक है। इसमें भी कुछ खास प्रॉब्लम के बारे में अध्ययन करना है। क्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस, ठीक है, अर्थात उच्च शिक्षा व्यवस्था में पहुंच की समस्या के बारे में अध्ययन करना है। बेसिकली जो लिंग संबंधी समस्या होती है, फेमिनिटी होती है एंड ट्रांसजेंडर जो होते हैं, कास्ट क्लास रीजन, ठीक है, अर्थात उच्च शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के पहुंच की जो समस्याएं होती है इसके बारे में अध्ययन होता है, जैसे लिंग हो गया, जाति हो गया, वर्ग हो गया, धर्म हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है, नारीत्व हो गया, ट्रांसजेंडर हो गए, ठीक है। तो इन सभी समस्याओं के बारे में अध्ययन करना है कि इन क्षेत्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, क्षेत्र को पहले ही मैंने बता दिया, ठीक है, लिंग के आधार पे किस प्रकार से उच्च शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत कभी कभी सभी बच्चों की पहुंच नहीं हो पाती है, किस तरीके से भेदभाव हो जाता है, इन सभी भेदभाव के बारे में अध्ययन करना है और इन भेदभाव के बारे में अध्ययन करके इनको दूर करना है, जिससे कि सभी बच्चों का एक्सेस हायर एजुकेशन में भी हो सके, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर एम्फेसिस, प्रॉब्लम ऑफ ओवर एम्फेसिस ऑन एग्जामिनेशन सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत में जो परीक्षा की व्यवस्था है, ठीक है, उसमें किस प्रकार से समस्याएं आ रही है इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन एंड इट्स वैलिडेशन, ठीक है, तो सूचना है, इसका एक्सप्लोजन किस तरीके से है, इट्स वैलिडेशन क्या है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम रिलेटेड विथ स्टूडेंट, ठीक है, यानी बच्चों से संबंधित क्या क्या समस्याएं उच्च शैक्षिक व्यवस्था में आ रही है इसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। एमलेसनेस, जैसे बच्चे उच्च शिक्षा तो ग्रहण करते हैं लेकिन उनका कोई उद्देश्य फिक्स नहीं होता है कि पढ़ाई करने के बाद उनको करना क्या है। उच्च शिक्षा तो वो ले रहे हैं लेकिन उनका कोई उद्देश्य ही फिक्स नहीं है, BA कर रहे हैं, MA कर, लेकिन उनका कोई एम फिक्स नहीं है कि हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो आगे हमको करना क्या है। तो ये जो समस्या आ रही है इसके बारे में भी अध्ययन करना है और इन समस्या को दूर करना है कि बच्चों को पहले तो उद्देश्य पता होना चाहिए कि हम उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे उच्च शिक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य क्या है, हमें जॉब पाना है तो कौन सा जॉब पाना है, और उसी जॉब को लक्ष्य बना करके बच्चों को हायर एजुकेशन लेना है, तो इसके बारे में अध्ययन करना है। नेक्स्ट है इंटॉलरेंस, असहिष्णुता बच्चों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलता है। बच्चे कोई भी बात जल्दी बर्दाश्त नहीं करते हैं और तुरंत रिएक्शन देते हैं,
तो जो असहिष्णुता की समस्या आती है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, इन असहिष्णुता की समस्या को भी दूर करना है। इसके बारे में भी छात्रों को उच्च शिक्षा के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा अग्रेशन मतलब जो बहुत ही उग्र रूप में आ जाते हैं बच्चे किसी बात को लेकर के, तो इस समस्या के बारे में भी अध्ययन करना और इसका समाधान करना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंपटीशन, जो बेरोजगारी और प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता की समस्याएं हैं जिसको लेकर के बच्चे दिन रात पढ़ते रहते हैं और एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, और बेरोजगारी जिस तरीके से है, उच्च शैक्षिक व्यवस्था में शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन सब के बारे में भी आपको विस्तार से अध्ययन करना, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आइए अब हम लास्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं, 8वें यूनिट के बारे में, ठीक है। 8वां यूनिट क्या कह रहा है? 8वें यूनिट में है अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इसके बारे में आपको अध्ययन करना है, अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर के अंतर्गत, ठीक है। अब कौन कौन से देखिए फैक्टर है जो कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला अर्बनाइजेशन यानी नगरीकरण, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, पॉवर्टी गरीबी, ब्रेन ड्रेन, ठीक है, जो बुद्धि ड्रेन कर जाती है, ठीक है, ब्रेन ड्रेन। यह जितने भी फैक्टर्स हैं, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉवर्टी, ब्रेन ड्रेन, इन सभी कारकों के बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है और आपको प्रयास करना है कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए जिससे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था सही दिशा में आगे बढ़ सके, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे कुछ सजेस्टेड रीडिंग्स है, मतलब आप कौन कौन से बुक BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर को पढ़ने के लिए बुक पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है ESP चौबे की बुक है भारतीय शिक्षा के इतिहास। यह पुस्तक भी आप BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर पढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम बुक्स यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं जौहरी पाठक है, भारतीय शिक्षा का इतिहास है, ठीक है, देख रहे हैं जौहरी पाठक है, भारतीय शिक्षा के इतिहास यह पुस्तक है। फिर है पांडे RS पांडे का बुक है शिक्षा की सामायिक समस्याएं, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। ये असलतेकर की पुस्तक है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, यानी भारतीय प्राचीन भारत में शिक्षा, ये इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक का नाम है RS बख्शी साहब और महाजन ने भी पुस्तक मिलकर के दोनों ने साथ में लिखा है इंसाइक्लोपीडिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, यह पुस्तक भी है, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। एंड रिलीजन, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिक हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर एंड रिलीजन, यह पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है R गोविंदा एंड M बंदोपाध्याय एक्सेस टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा तक पहुँच, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं जिससे आपको जानकारी मिल पाएगी। आगे और भी दिया है बुक, ठीक है। B मित्रा हैं, इन्होंने एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखी है, इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मुखर्जी RK मुखर्जी है एंशिएंट एजुकेशन, प्राचीन भारतीय शिक्षा, इनकी पुस्तक है, यह बहुत अच्छी पुस्तक है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है P रामचंद्रन, V राम कुमार, इनकी भी पुस्तक बहुत अच्छा है एजुकेशन इंडिया भारत में शिक्षा, आप चाहे तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है भानु प्रताप सिंह एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इस पुस्तक को भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसके नीचे दिया गया है कि यह जो BA सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर है
वह किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से पढ़ाना है। इसमें सजेस्टेड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन लिखा है, सजेस्टेड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन लिखा है। मेथड्स है, बच्चों को असाइनमेंट दे के काम कराना है, क्विज बच्चों से कराना है, एमसीक्यू कराना है, सेमिनार टाइप का बच्चों से कराना है। सजेस्टेड इक्विवेलेंट ऑनलाइन कोर्स बच्चों को ऑनलाइन यहाँ पे दिया गया, देखिए सजेस्टेड इक्विवेलेंट ऑनलाइन कोर्स भी बच्चों को स्वयं पोर्टल पे बताना है, ठीक है, मुक पर। ये सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर बच्चों को कोर्स पढ़ाने के लिए मोटिवेट करना है, ऑनलाइन बच्चे अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। अब देखिए ये तो थ्योरी पेपर रहा। अब हम इधर नीचे देखेंगे कि जो बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का पेपर है, इसमें प्रैक्टिकल भी 100 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का, ठीक है। ये 100 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल होता है ना, इसमें दो चीज़ बहुत ख़ास है। पहला ये चीज़ है कि 75 मार्क्स जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का है ना पेपर, ठीक है। अब देखिए इसमें जो 75 मार्क्स है ना, यह आपका प्रैक्टिकल बाय होता है ना, अर्थात बाय प्रैक्टिकल जो होगा वह 75 नंबर का होगा और प्लस 25, ठीक है। 25 थियरी, सॉरी प्रैक्टिकल इंटरनल होगा, यानी प्रयोगात्मक परीक्षा आंतरिक होगा, प्रयोगात्मक परीक्षा बाह्य। प्रयोगात्मक परीक्षा बाह्य 75 नंबर का होगा, जो कि एग्जामिनर बाहर से आते हैं, आप लोगों का प्रैक्टिकल लेंगे। और 25 नंबर का प्रैक्टिकल जो होगा वह इंटरनल होगा, जो कि टीचर स्वयं लेगा, ठीक है, जिसमें असाइनमेंट देना होगा, वाइवा देना होगा, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया गया है, आगे यदि हम बढ़ते हैं तो आपको क्या करना है बेसिकली प्रैक्टिकल में, बीए सेकंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर में, उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिए, हाँ, यहाँ पे दिया गया कोर्स टाइटल, बीए सेकंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर का प्रैक्टिकल जो करना है आपको, कोर्स टाइटल दिया गया, प्रिपेयर ए, दिया है प्रिपेयर ए प्रोफाइल ऑफ एनी स्कूल क्लास 6 to 12 गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट। इस प्रैक्टिकल में यह आपको करना है कि किसी भी कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के स्कूल में जा कर के आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अब कक्षा 6 से लेकर के 12 तक के स्कूल में जाना है आपको। अब वह स्कूल कोई भी हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल हो सकता है, संबद्ध स्कूल हो सकता है, या प्राइवेट स्कूल, यानी किसी भी प्राइवेट सरकारी संबद्ध जो स्कूल होते हैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक, किसी एक विद्यालय में आपको जाना है, चाहे सरकारी स्कूल में जाइए चाहे प्राइवेट स्कूल में जाइए। वहाँ पे जाइए, वहाँ के स्कूल के इतिहास के बारे में पता करिए कि यह स्कूल कब बना है, ठीक है, इस स्कूल में क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरीके से यहाँ पे कक्षाएं चलती हैं, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं, ठीक है, कितने नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, इसके अलावा कौन कौन से विषय की पढ़ाई होती है, एग्ज़ाम टाइम टेबल क्या है, प्रेयर प्रार्थना क्या है, इन सभी चीज़ों को जान करके आपको एक रिपोर्ट बनानी है और उस रिपोर्ट को बना करके संबंधित टीचर से चेक कराना है, ठीक है। यही प्रैक्टिकल में आपको करना है, बहुत ही ईजी है। जैसे ही हम आगे क्लास आप लोगों को लेने लगेंगे ऑफलाइन, तो उसमें हम आपको अच्छे से और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें और आगे दिया गया है कि इससे क्या होगा बच्चे, कि जो प्रैक्टिकल है एजुकेशन का बीए सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत, इससे बच्चों को क्या क्या समझ होगी, यहाँ पे दिया गया है। ऑन कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स लर्नर विल बी एबल टू डेवलप एन स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन, दिया है डेवलप एन स्ट्रॉन्गर ओरिएंटेशन टूवर्ड्स रिसर्च, कंसेप्चुलाइज द स्कूल प्रोफाइल प्रिपरेशन, ठीक है, यानी बच्चों के अंदर रिसर्च के प्रति एक मजबूत, कहते हैं कि उन्मुखीकरण का विकास होगा, और
विद्यालय का प्रोफाइल किस तरीके से तैयार किया जाता है, इसके बारे में भी बच्चों को समझ हो पाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसमें भी देखिए और आगे क्या क्या है कि क्या क्या बच्चों को पहले थियरी बताया जाएगा, उसके बाद बच्चों को विद्यालय में जा कर के वहाँ के इतिहास के बारे में जानना है, शिक्षा अधिगम के बारे में जानना है, टीचर के बारे में, छात्र के बारे में, पढ़ाई किस किस विषय की होती है, टाइम टेबल के बारे में। ठीक, इन सब के बारे में जो जानना है और फाइल बनाना है, उससे पहले आपको थ्योरी पढ़ना है। सबसे पहले थ्योरी में फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ना है, स्कूल क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, इसके बारे में पहले थ्योरी आपको जानना है, जो कि मैं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्कूल, यानी विद्यालय कितने प्रकार होते हैं और उनका किस प्रकार से प्रशासन होता है। ठीक है, तो देखना है, जैसे कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, अर्ध सरकारी स्कूल है, तो जो स्कूल के विभिन्न प्रकार होते हैं इनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है, थ्योरी के रूप में आपको पढ़ना है, फिर इसको अप्लाई करना है प्रैक्टिकल रूप में। ठीक है, प्रोफाइल जब आप बनाएंगे तब। नेक्स्ट है थर्ड यूनिट में व्हाट इज स्कूल प्रोफाइल, मतलब यह विद्यालय प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में आपको जानना है और टू क्रिएट इट। पहले तो आपको जानना है स्कूल प्रोफाइल होता क्या है, यह मैंने आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद किस तरीके से विद्यालय का प्रोफाइल तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन से शिक्षण बिंदु होंगे वो हम बताएंगे आपको, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र पेपर में प्रैक्टिकल के अंतर्गत फाइल को तैयार करेंगे, प्रैक्टिकल फाइल। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, अब यह है कि आपको यह जो बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र का थियरी का पेपर है, प्रैक्टिकल का पेपर है, इसको अच्छे से समझ करके पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स आई होप कि आज का जो लेक्चर है बीए सेकेंड सेमेस्टर शिक्षा शास्त्र के पेपर के सिलेबस के बारे में यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, यदि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोगों से हम यह कहना चाहेंगे कि एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी जुड़े और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में एजुकेशन विथ AKSP यूट्यूब चैनल के लिंक को शेयर करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट ला सके एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, जिससे कि आप लोग आगे चल के लाभान्वित हों। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं अजय कुमार सिंह आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इतने धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुने, क्लास से जुड़े। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।